अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं एक अंडरग्रेड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर बायोलॉजी को अभी डिलीवर करूँगी यहाँ पे। फर्स्ट लेक्चर इज़ होम्योस्टेसिस। इसको एक सीरीज़ ऑफ 5 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस का। लेट्स डिस्कस कि ये है क्या होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस, जब भी आप कोई लेक्चर पढ़ते हैं आपने सबसे पहले देखना होता है कि वो चैप्टर आपको बता क्या रहा है, उसके नाम का मतलब क्या है। होम्यो मीन्स होमो लफ्ज़ का जहाँ पे भी ये लफ्ज़ आए उसका मतलब होता है सेम, लाइक, रिजेम्बलिंग। और जहाँ पे भी स्टेटस का लफ्ज़ आए, स्टेटिस लफ्ज़ निकला स्टैटिक से, तो सेम, होमो एक जैसा, और बिल्कुल ठहरा हुआ रखना, एक जैसा ठहरा हुआ रखना। किस चीज़ को इस डिस्कशन पे हम आते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जिस भी माहौल में आप रह रहे होते हैं उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर आप जो है एक कॉलोनी में रह रहे हैं तो वो कॉलोनी, शहर आपका जो है वो बाहर का इन्वायरमेंट है, कॉलोनी के अंदर आपका घर है, वो घर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। अब फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट आपका इन्वायरमेंट है। डेजर्ट में रह रहे हैं, वो सहरा में रह रहे हैं, वो सहरा आपका इन्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कम और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ। तो इन्वायरमेंट के 2 हिस्से होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड बायो मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बेसिकली जो है ह्यूमन की पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रिड्यूस सिलेबस में बाकी भी चीज़ें ज़िंदा हैं, जितनी भी प्लांट्स हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, मोलस्क्स हैं, लेकिन हम ज़्यादा मैन ओरिएंटेड, ह्यूमन ओरिएंटेड होके पढ़ रहे हैं। ज़्यादा डिटेल्स में हम मैन की जाएंगे कि हम इंसान के अंदर किस तरह से कौन सा इन्वायरमेंट होता है, इंसान का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है और इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है। अब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये है कि मैं एक रूम में हूँ और मेरे अराउंड जो चीज़ें हैं ये मेरा इन्वायरमेंट है, मेरा माहौल है, और मैं खुद क्या हूँ, मेरे अंदर क्या सिस्टम्स चल रहे हैं, वो मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि इस इंटरनल इन्वायरमेंट को आपने स्टैटिक, इक्विलिब्रियम में एक जैसा ठहरा हुआ रखना है। अब इसको ऐसा रखने की ज़रूरत क्यों आ रही है, हमने इसको एक जैसा रखना क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर इस इन्वायरमेंट में, इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़रा से भी चेंजेस आएंगे, अगर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर होगा, थोड़ा सा भी नीचे होगा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारी जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारी मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। हम उन रिएक्शंस के ऊपर ज़िंदा हैं जो कि एटीपी जनरेट कर रहे हैं, या जो हमें ज़िंदा रहने वाले जितने भी ऐसे रिएक्शंस है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, जिसे हम टुगेदर कहते हैं मेटाबॉलिज्म, वो परसिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ख़ास टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री से है, यानी कि 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इस पे वो काम करता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे पीएच को आपने मेंटेन करके रखना होता है, ऑस्मो रेगुलरिटी को, सॉल्ट कितना है बॉडी में, वाटर कितना है, इसको मेंटेन करके रखना होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी को। तो इसको मेंटेन करके रखने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। एक इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक जैसा मेंटेन करके रखना इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब हम इसको कैसे करते हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस, हमने इसका व्हाट कर लिया, क्या है ये। अब हम ये पढ़ेंगे हाउ, कैसे करते हैं। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म जो है हमारे पास वो है ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, और तीसरा है हमारे पास एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अभी हम अपने इन 5 सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इन्हीं तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन कैटेगरीज में क्या आता है, ये कैसे चेंज होते हैं, कैसे मेंटेन होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर ईज मैंने ये बता दिया कि हम हाउ, होम्योस्टेसिस का हाउ, इसको मेंटेन करना कैसे करते हैं, बाय 3 मैकेनिज्म। ये 3 की मैकेनिज्म्स हैं आपके, जो इस चैप्टर की लीडिंग बेसिस है, जो इसकी फाउंडेशन है। इनके ऊपर आपका चैप्टर डिपेंड करता है, और बाकी पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो होंगे वो इन्हीं की डिस्कशन होंगी। अब ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? ऑस्मोसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर और सॉल्ट की इसमें रेगुलेशन होगी आपकी बॉडी में। थर्मल का क्या मतलब है?
आपकी बॉडी में हीट ही रेगुलेशन, हीट क्या मतलब टेम्परेचर है आपकी बॉडी में जो उसकी रेगुलेशन, एक्सक्रीशन की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वेस्ट्स हैं या टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कैसे रेगुलेट होंगे। तो ये आपके 3 मैकेनिज्म्स हो गए। अब मैं आपको हर चीज़ किताब में लिखी हुई है, डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक बेसिक ईजी डेफिनेशन क्या है ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, और सॉल्ट्स और यू कैन से डिजॉल्व सोल्यूट्स। जब हम बॉडी में सॉल्ट्स की बात करते हैं या सोल्यूट्स की बात करते हैं तो हम अल्टीमेटली सॉल्ट्स की बात ही कर रहे होते हैं। जब हम लव सॉल्ट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सिर्फ सॉल्ट ये नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ दी सॉल्ट्स। इस दुनिया में 10,000 किस्म के सॉल्ट्स होते हैं। आप 2 एलिमेंट्स को मिलाएं, उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट अक्सर सॉल्ट होता है, वाटर होता है, तो इट्स अ न्यूट्रल प्रोडक्ट। ये बहुत सारी चीज़ों की रिएक्शन से प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी वेरियस सॉल्ट्स होते हैं। फिर बॉडी में जो है वाटर, आपकी बॉडी की 75% कॉम्पोजिशन वाटर से है। तो अब जब वाटर यानी कि पानी, तो पानी में ये चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, सोडियम आइंस की फॉर्म में होगा आपकी बॉडी में, क्लोराइड आइंस की फॉर्म में होगा। तो ये क्या है, सोल्यूट्स हैं। इन सोल्यूट्स यानी इन सॉल्ट्स की और पानी की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेट किया आपने, उसको मेंटेन किया, और किस चीज़ को, ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है, वाटर और सॉल्ट के थ्रू। अच्छा, अब दूसरे मैकेनिज्म थर्मो रेगुलेशन। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ रेंज दैट अलाउज द सेल टू फंक्शन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। हमारा होम्योस्टेसिस का मकसद क्या था कि हमने इस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना था। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में अब हम खासतौर पे थर्मो रेगुलेशन जब कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हो गई 1 आउट ऑफ 2 थिंग्स। अब हमारी थर्ड चीज़ है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन को क्या कहेंगे, डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, आपकी किताब में इलेबोरेट भी लिखा है, आपकी किताब में कम भी लिखा है, तो आपने की पॉइंट्स में चीज़ों को याद रखना है। तो डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगी, एक्सक्रीशन। तो हमारे पास इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है और वो है इसी से रिलेटेड। अब हम इसी होम्योस्टेसिस को और इसके मैकेनिज्म्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस कर लिया व्हाट, हमने डिस्कस कर लिया हाउ। अब हाउ के जो 3 मैकेनिज्म्स हैं कि ये होम्योस्टेसिस हो कैसे रहा है, इस एक को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम अगली चीज़ एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रेगुलेटर्स और नॉन रेगुलेटर्स क्या होते हैं। अब ये हमने जो पढ़े ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स थे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। रेगुलेटर्स क्या होते हैं और नॉन रेगुलेटर्स क्या होते हैं। रेगुलेटर्स वो होते हैं जो रेगुलेट कर सकें अपनी बॉडी के मैकेनिज्म्स को, अपनी होम्योस्टेसिस करके अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकें। तो जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम इंसान, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स, और कुछ होते हैं नॉन रेगुलेटर्स जिन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। असल में होम्योस्टेसिस हम करते क्यों हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो तो अंदर का एनवायरनमेंट चेंज ना हो। बाहर आज गर्मी है, आज है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सिब्बी का, लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से आज भी 37 ही है। आज जैकमाबाद में 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर आज भी 37 डिग्री सेल्सियस ही है। इससे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 50 है मगर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में 37 ही है। आज मैं चली गई ज़ियारत जाने के बाद वहाँ पे पड़ी बर्फ़ और टेम्परेचर हो गया -3, टेम्परेचर हो गया -10, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्रीज ही रहा, यानी कि 98 डिग्रीज अगर हम उसे फ़ारेनहाइट में कंसिडर करें। ठीक, तो ये हो गया, इसलिए हमें ज़रूरी होता है। अब ये रेगुलेटर्स हैं, हम क्या हैं, ह्यूमन, वी आर रेगुलेटर्स। हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को। बाहर की चेंजेस, बाहर की फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मगर हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में इन चीज़ों में फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे। अच्छा, अब रेगुलेटर्स कैसे काम करते हैं। मैं एक रेगुलेटर हूँ तो मैं कैसे रेगुलेट करूँगा, बाहर का टेम्परेचर इतना चेंज हो गया, अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो रेगुलेशन के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। अब हम वो आपकी बुक में एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। मैं यहाँ आपको फिर से बताती हूँ कि ये क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके। पहला कंपोनेंट होता है इसका स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं किसी भी सिग्नल को, कोई भी चीज़, कोई भी सिग्नल आया, डिटेक्टर उसने डिटेक्ट किया, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह कंपोनेंट्स होते हैं। स्टिमुलस इज योर इनपुट, आपने जो भी इनपुट दिया, जो भी बात उसे कही, बताई, क्या सिग्नल दिया। अच्छा, उसके बाद डिटेक्टर के बाद तीसरी चीज़ आती है आपका कंट्रोल, चौथी चीज़ आती है इफेक्टर,
और पांचवी चीज़ जो है वो आपका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स को आप कहते हैं आउटपुट भी। ये इनपुट और रिस्पॉन्स इज द आउटपुट। अब हम ये 5 कंपोनेंट्स हैं रेगुलेशन को, कि इनकी बेसिस पे रेगुलेशन होती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये रेगुलेटरी प्रोसेसेस में किस तरह से इस पे फिट आते हैं जस्ट इन शॉर्ट मूवमेंट। उससे पहले जो हम ये देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। आपकी बॉडी का आपकी बुक का एक और टॉपिक है जस्ट नेक्स्ट टू इट, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, अब नाम से ही पता चल रहा है मैकेनिज्म कोई प्रोसीजर होगा, कोई तरीक़ेकार होगा। और फीडबैक जब मैंने आपको पढ़ाया और मैं सर से कहूँगी कि सर आप मुझे बताइए फीडबैक दीजिए, बच्चों का फीडबैक कैसा था, आपका फीडबैक क्या है, तो वो जो मैंने दिया काम डिलीवर किया हो, उसके बाद जो है उन्होंने मुझे जो उसके रिस्पॉन्स दिया बताया मुझे, वो उसका फीडबैक होगा। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं हमारे इंसान की, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हमने बॉडी पढ़नी है। अब बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। अ मैकेनिज्म कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन, मैकेनिज्म कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन। तो फीडबैक मैकेनिज्म की ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो गई। वो मैकेनिज्म जो कि अपनी ही प्रोडक्शन से कंट्रोल हो रहा हो, कि मैंने किसी बॉडी में एक रिएक्शन में ए और बी मिल के सी बना रहे हैं, तो इस सी इनकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। अब हम देखते हैं कैसे, क्यों और क्या टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज कि आप जो है जब कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो आपने उसको और ज़्यादा कराना है, यानी कि प्रोडक्ट सी ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, तो आप ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स करें कि ये और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा सी की प्रोडक्शन हो जाए, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए, क्योंकि मैकेनिज्म कंट्रोल बाय इट्स ओन प्रोडक्शन इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि जो चीज़ प्रोडक्ट बन रही है वो ये कहे बॉडी का कि आप इसको और बनाओ। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि एक चीज़ ज़्यादा हो गई है बॉडी में, एक चीज़ बन गई है, तो हम उसे फीडबैक दे रहे हैं कि ये हमारा काम पूरा हो गया, आप इसे बनाना बंद कर दें। तो जब वो उसे बनाना बंद कर देगा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर मोस्टली जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि जब एक चीज़ की ज़्यादती हो गई है हम उसको ज़्यादा नहीं करवाते। जो एक चीज़ चाहिए थी उसने अपना काम कर लिया, हम उसको वापस कम करवा देते हैं। हम भी ये मैकेनिज्म बॉडी के थ्रू इन पार्ट्स के थ्रू जाता है कि अब आप इस चीज़ की, ये चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट थी ये पूरी हो गई है, अब आप इसे बंद कर दीजिए। हम देखते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी उससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है, इसकी कोई एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन प्रोडक्शन। थायरॉक्सिन जो है T4 T3 जो आपके थायराइड ग्लैंड जो नेक में प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन जिसे कहते हैं। अब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कैसे होती है? अब जो है क्या स्टिमुलस था हमारे पास बॉडी में, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन हो रही है, थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया, थायराइड हार्मोन यानी कि T4 ज़्यादा हो गया। अब ये चीज़ें आपको हार्मोन के नाम ये सब चीज़ें मुश्किल लगेंगी थोड़ा सा, लेकिन जब आप आगे कोऑर्डिनेशन का चैप्टर, न्यूरॉन्स का चैप्टर, ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप दोबारा जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अभी ये बिल्कुल न्यू है तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अच्छा, अब बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया तो ये स्टिमुलस है कि थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया है। अब ये आपका इनपुट है, ये बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया। अब हमने इसे मेंटेन करना है, हमने इसे क्या करना है, रेगुलेशन करनी है इसकी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। कौन से फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हम देखते हैं और आपको खुद जवाब आएगा, आप मुझे बताएंगे। थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेक्टर। बॉडी का डिटेक्टर कहाँ होना चाहिए आपके ख्याल से? यकीनन ब्रेन के अंदर होना चाहिए। ब्रेन के अंदर थायरॉक्सिन की डिटेक्शन कहाँ डिटेक्ट होगी कि भाई थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया है? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर होता है इन योर ब्रेन जहाँ पे जो है इसकी डिटेक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया कि थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस अब कंट्रोल, वो मैकेनिज्म क्या होगा कि जिसके ज़रिए नेगेटिव फीडबैक हो और थायरॉक्सिन कम हो जाए। वो मैकेनिज्म ये होगा कि हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर निकलता है जिसे कहते हैं
थायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, वो थायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर निकलना बंद हो जाएगा। जब वो थायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ही नहीं निकलेगा हाइपोथैलेमस से, तो उस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर ने क्या करना था, जाके इफेक्टर, अब इफेक्टर कौन सी चीज़ है, आपका थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे जाके उसने ये इफेक्ट प्रोड्यूस करना था कि आप थायराइड को, हार्मोन को, थायरॉक्सिन को निकालें। अब जब ये हार्मोन, जब ये स्टिमुलस जो उसका निकालने वाली चीज़ है वही हाइपोथैलेमस से नहीं निकल रही, तो थायराइड ग्लैंड के पास ये सिग्नल नहीं जाएगा कि अब आप थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करें। तो जब वो थायरॉक्सिन के निकालने का सिग्नल ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा कि थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन बॉडी में, उसका जो मिकदार है बॉडी में, वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या था इनिशियली कि हार्मोन ज़्यादा हो गया, हमने हार्मोन, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, अब हार्मोन हमने कम करा दिया बॉडी में, तो एक चीज़ ज़्यादा हुई और एक चीज़ कम हुई। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल हो गई, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की। इस तरह बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स ही होते हैं, जिनके ज़रिए हमारी बॉडी काम कर रही होती है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स भी काम करते हैं। अब वो कैसे है, उसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। अब देखते हैं इसे। अब जैसे जब लेबर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, जब बच्चा पैदा करने की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, कि आप जो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम इसे जब पढ़ेंगे तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वो चैप्टर खोल के देख लीजिए एक दफ़ा। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब उसमें कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा है, इसने क्या करानी है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, इसने यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस करानी होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन था, सिग्नल उसने जाके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाई। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना रिजल्ट ये होगा कि ऑक्सीटोसिन और निकले, क्योंकि बेबी की डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें चाहिए होता है, जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि डिलीवरी हो। अब इसके लिए क्या है, हमें अब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा था, लेबर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ने दोबारा यही कराया कि ब्रेन, वो भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से उसके निकलते हैं ये हार्मोन, तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, अब उसने जाके इसको और ज़्यादा करवाया। तो ये एक चीज़ ज़्यादा थी, इस सिग्नल जाके इसको और ज़्यादा करवाया, तो ये हो गई पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल। ये हमारी बॉडी के दो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए फीडबैक मैकेनिज्म्स। अब फीडबैक मैकेनिज्म्स कहाँ कहाँ प्रेवलेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं बॉडी में, वो देख लेते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म्स आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अगर कम है तो मैं कम हल्की नॉर्मल सांसें लूँगी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही तो आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं, आप ज़्यादा सांसें लेते हैं। जब आप ज़्यादा सांसें लेते हैं तो फिर आप इसके ज़रिए क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बराबर हो जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद, रनिंग करने के बाद हम इसलिए ज़्यादा सांसें ले रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाए वापस। हार्ट रेट को मेंटेन करता है। इस तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं जो हार्ट रेट की रेगुलेशन करें। हार्ट रेट अगर ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल कराने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा, अगर कम है जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट जब कम हो तो उसे हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ये आप चैप्टर के एंड में थर्मोरेगुलेशन में ये लफ्ज़ पढ़ेंगे। और अगर ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अच्छा, बीपी को मेंटेन करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म्स काम आते हैं। बीपी इज़ योर ब्लड प्रेशर। अब हमारी जो हार्ट में से एओर्टा निकल रहा होता है, जिसने पूरी बॉडी को, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, उसमें ये सेंसर, उसका डिटेक्टर, जो उसका सेंसर है, वो वाला कंपोनेंट आप आर्टरी में ही लगा होता है। तो उसे पूरे एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बीपी अगर ज़्यादा है नॉर्मल से तो उसको नॉर्मल पे लाएगा, या अगर नॉर्मल से कम है तो उसको ये नॉर्मल पे ठीक करेगा, अपनी सतह पे लाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद किस और चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, हार्मोन्स के लिए फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोन्स वाला तो मैंने एक एग्जांपल थायरॉक्सिन की दे दी, एक एग्जांपल ऑक्सीटोसिन की दे दी। थायरॉक्सिन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो था वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता था। लेकिन मेजर इंसान ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रीवेलेंट है, सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं रेगुलेशन वाले, वो होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। ये आपने नहीं भूलना। एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी उसको कम कर, ये नेगेटिव है। एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी।
फिर उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म्स और किस लिए यूज़ होते हैं? वाटर बैलेंस के लिए, सॉल्ट के बैलेंस के लिए, पीएच की रेगुलेशन के लिए। अब वाटर बैलेंस अगर होगा तो आपका पीएच रेगुलेटेड रहेगा, वो भी नॉर्मल रहेगा। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये हो गई हमारी डिस्कशन होम्योस्टेसिस के ऊपर। अब होम्योस्टेसिस को हमने देख लिया। अब लेकिन ये जो बातें हैं, ये 5 पॉइंट्स जब हमने पढ़े तो हमें ये पता चला कि सिर्फ एक हार्मोन को रेगुलेट नहीं कर रही होती है फीडबैक मैकेनिज्म, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है। तो उनको रेगुलेट करके उनको मेंटेन करना, उनको एक जैसा, होम्यो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन्स स्टैटिक रखना, रेगुलेट, इक्विलिब्रियम में रखना। इसको क्या, इसके ज़रिए क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर गुजारा कर सकती है। आज बहुत गर्मी है लेकिन मैं बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी का होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स, ये मैकेनिज्म्स ठीक से काम कर रहे हैं। हर इंसान के, इंडिविजुअल के काम कर रहे होते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे कोई डिजीज़ हो गई है। अच्छा जी, अब हमने डिस्कशन कर ली होम्योस्टेसिस के ऊपर और फीडबैक मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया, हमने रेगुलेशन के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। अब हम इस मैकेनिज्म्स में से पहले वाली यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, ऑस्मोसिस को कैसे हम एक जैसा, अलाइक, रिजेम्बलेंस वाला रख सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो वो डेफिनेशन क्या बनेगी। तो लेट्स डिस्कस कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन, अब उससे भी पहले आई वुड से कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या है। तो फिर हम सिंपली कह देंगे ऑस्मोसिस की रेगुलेशन। ऑस्मोसिस इस बेसिकली, आपने हमेशा से फिजिक्स केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो है एक चीज़ होती है ऑस्मोसिस और एक होती है डिफ्यूजन। अब हम उसका डिफरेंस भी देखेंगे मगर पहले ऑस्मोसिस को देखते हैं। वो क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर मूव कर होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब पार्शियली परमिएबल, ये हर चीज़ किताब में एज इट इज़ लिखी हुई है। पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? पार्शियल का मतलब है सिलेक्ट, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो एक हद तक किसी चीज़ को गुजरने दे। पानी को गुजरने दे रही है लेकिन सब्सटेंस एक्स को, सोडियम को, क्लोराइड को, किसी चीज़ को नहीं गुजरने दे रही है, तो वो पार्शियली परमिएबल है। परमिशन है उसमें से, परमिएशन है, कोई चीज़ गुजर सकती है लेकिन एक हद तक। कोई एक चीज़ गुजर सकती है, कोई नहीं गुजर सकती। वो किसी चीज़ को अलाउ कर रहा है, किसी चीज़ को नहीं कर रहा। वो मेम्ब्रेन, वो बैरियर जो दो चीज़ों के दरमियान में है। हम सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी क्या होगी कि आपकी बॉडी में सेल्स हैं, सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और एक इंट्रा सेलुलर है, और इनके बीच में क्या बैरियर है? सेल वॉल जो है वो बैरियर है। तो सेल वॉल क्या है? पार्शियली परमिएबल है। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब हमने देख लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस की जो है हम देखते हैं, अब इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। पोटेंशियल कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे ज़्यादा होगा, कैसे कम होगा, लेकिन वो बहुत डिटेल में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो जाती है। हम यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर ऑस्मोसिस कैसे होता है। तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात, ऑस्मोसिस में ये जो लफ्ज़ ऑस्मोस है इसका मतलब होता है पुशिंग, और हमने इसकी डेफिनेशन में देख लिया कि पुशिंग ऑफ व्हाट? पुशिंग ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या हो जाएंगी? इसकी एग्जांपल सबसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जब आप खाना खाते हैं, जितना भी फूड इनटेक कर रहे हैं, तो आपका वाटर जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। फिर आपकी किडनी है, किडनी के अंदर से क्या है? यूरिन बन रहा होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और जो फिर लेफ्ट ओवर रह जाता है उसको सिक्रीट कराने के लिए बाकी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। तो ये एग्जांपल्स होंगी ऑस्मो रेगुलेशन की। अच्छा, फिर एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं टोनिसिटी। ऑस्मो रेगुलेशन से बिल्कुल नेक्स्ट लिखा हुआ है टोनिसिटी। अब टोनिसिटी क्या है? किसी भी सॉल्यूशन की टोन, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस चीज़ का मेजर है, उस चीज़ को नापने का पैमाना है कि टोनिसिटी क्या चीज़ होती है। तो हम उसको देखते हैं किस तरह से होती है, कितनी टाइप्स की होती है। अब इसको हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में टोनिसिटी को, सॉल्यूशन इन रिलेशन टू ऑस्मोसिस। ठीक है, जो आपने सॉल्यूशन लिया उसके अंदर ऑस्मोसिस की कितनी पावर है, उसके अंदर ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा, इसे हम कहेंगे टोनिसिटी। अब टोनिसिटी में 3 तरह के, अकॉर्डिंग टू इट 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा, आई थिंक
थोड़ा वहाँ ले जाते हैं इसको। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब देखिए, टोनिसिटी तो मैंने आपको बता दिया टोनिक क्या होता है, और आइसो मीन्स सेम, लाइक, तो बिल्कुल दो चीज़ों की एक जैसी टोनिसिटी रखना, इसे कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये दोनों की अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट है कि उनके अंदर ऑस्मोसिस नहीं होगा, यानी कि दो चीज़ें हैं ये, इनके बीच में एक ये सेलेक्टिवली या पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इस तरफ अगर 4 पार्टिकल्स हैं, 5, इस तरफ भी 5 पार्टिकल्स हैं, तो क्या वाटर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आएगा? नहीं। जब पानी नहीं जाएगा तो इसे हम कहेंगे इन दोनों के अंदर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। अब बॉडी के अंदर जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, ये किसके साथ आइसोटोनिक होते हैं? 0.09% NaCl सॉल्यूशन के साथ। यानी कि अगर आप बॉडी वाटर के साथ टोनिक नहीं है, वो मैं इससे अगली जब बताऊंगी टाइप, आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन RBCs किसके साथ, आपका जो रेड ब्लड सेल्स है 0.09% NaCl, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हमेशा काम आती है, इसके साथ टोनिक होते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने अगर बॉडी में आप 0.09% NaCl विया ड्रिप इंट्रावीनस फ्लूइड देंगे, जो हम हॉस्पिटल जाते हैं हमें लग जाती है, ग्लूकोज की लगती है, NaCl की लगती है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ये 0.09% हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग है ये, तो ये उसको कुछ भी श्रिंक नहीं होगा या सेल स्वेल नहीं होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा, उसके साथ ये आइसोटोनिक है, ठीक है। तो NaCl 0.09% इज दी वैल्यू। अब ये हमने देख लिया कि आइसो का मतलब था सेम और टोनिक वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, कितनी होती है। अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि 0.09% सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक टू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये सेल की ना श्रिंकेज कॉज कराएगा और ना ही ये इसको स्वेल्व करवाएगा। अब दूसरी जो टाइप आती है वो क्या आती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि अगर आपकी जो है दूसरी टाइप, पहली टाइप ये हो गई ना, दूसरी टाइप है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अच्छा, अब जहाँ पे भी लफ्ज़ हाइपो आए तो उसका मतलब होता है कम होना। जैसे हम अगर बीपी कम हो तो उनमें से क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। बीपी ज़्यादा हो तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। इसी तरह हाइपोटोनिक कम है उसमें टोनिसिटी। अगर टोनिसिटी 0.09% NaCl से कम हो तो वो रेड ब्लड सेल्स के साथ आइसोटोनिक नहीं है बल्कि हाइपोटोनिक है। अब इसी पे मैं आपको एग्जांपल पे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने 0.09% का नहीं, चलो 2% NaCl दे दिया, सॉरी आपने अगर दे दिया 0.05% NaCl, तो वो 0.09 से कम है। अब इसकी टोनिसिटी कम है और रेड ब्लड सेल्स की टोनिसिटी ज़्यादा है, तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से आना शुरू हो जाएगा पानी और वो क्या कर देगा? स्वेल करवा देगा सेल को। वाई? बिकॉज अब इसकी 0.05% है, मगर इसकी तो वही 0.09 के बराबर है ना। अब सेल में से इस साइड से पानी RBC के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है, आपने वो दिया, पानी RBC के अंदर जाना शुरू हुआ, जब आप एक चीज़ को पानी से भरते जाओगे तो क्या होगा? वो स्वेल हो जाएगी, सेल्स फट जाएंगे, स्वेल होके बर्स्ट हो जाएंगे सेल्स जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। और इसी तरह अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि आपने 0.09% से ज़्यादा, यानी कि 2%, 10%, 50% NaCl सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन जो कि इससे ज़्यादा जिसकी कंसनट्रेशन है, जब आप वो देंगे तो फिर क्या होगा कि अब RBCs की कम है, इसमें सोल्यूट्स कम है, तो वाटर यहाँ से मूव करके इस तरफ आएगा। जब RBC किसी चीज़ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ये गुब्बारा है इसमें पानी है, वो निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? वो श्रिवल हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। जब वो श्रिंक हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? बिल्कुल एक चुरा मुरा सा RBC जो कि एक सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और डेड हो जाएगा, उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं? किसी चीज़ के बायोलॉजिकली किसी चीज़ के मर जाने को हम कहते हैं नेक्रोज हो गया, नेक्रोसिस हो गया उसका। तो इस तरह के चेंजेस को रोकने के लिए कि सेल्स, हमारी बॉडी जो है वो स्वेल ना हो, उसमें एडीमा ना हो। स्वेल होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडीमा ना हो, या वो स्वेल ना हो या वो श्रिंक ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल काम करती रहे। इसके लिए, इन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए हम पढ़ क्या रहे थे अभी? ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म। ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन होती कैसे है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।